हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज से हम शुरू करने वाले हैं यूपीएसएससी पैट 2021 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 20 तारीख को, जो निश्चित है, उसके बारे में। आइए इसके प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले एक बार देखते हैं इसका सिलेबस में आपका भारतीय इतिहास होगा, जो आपका 5 नंबर का आने वाला है। और इसके बाद आपका होगा ये भारतीय राष्ट्रीय का आंदोलन, ये भी आपका क्या होने वाला है, 5 नंबर का आने वाला है। भूगोल, जो आपका भूगोल है, ये भी आपका 5 नंबर का ही रहेगा। और आपका अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था भी आपकी 5 नंबर की ही रहने वाली है। और आपका जो ये है भारतीय संविधान, ये भी आपका 5 नंबर का ही रहने वाला है। सामान्य विज्ञान भी आपका 5 नंबर का होगा। प्रारंभिक गणित 5 नंबर का होगा। सामान्य हिंदी 5 नंबर की, और इंग्लिश भी आपकी 5 नंबर। तर्क शक्ति आपको 5 नंबर की देखने को मिलेगी। अब ये इससे जो आपके बचे हुए पोर्शन हैं थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेंगे, कारण क्योंकि समय की मतलब करंट अफेयर, ये आपकी 10 नंबर की आने वाली है। सामान्य जागरूकता 10 नंबर की आने वाली है। सामान्य जागरूकता का मतलब आप जान सकते हो भारत के पड़ोसी देश और राजधानी, उनकी मुद्राएं, इनके बारे में सभी जानकारी, ये 10 नंबर की आने वाली है। अपठित गद्यांश, आपको 2 गद्यांश देखने को मिलेंगे, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है सिलेबस में 2 गद्यांश देखने को मिलेंगे। प्रत्येक गद्यांश कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का। इस प्रकार आपका अपठित गद्यांश कितने नंबर का आने वाला है, 10 नंबर का। और ग्राफिया आधारित क्वेश्चन मैथ से, ये भी आपके 10 नंबर के ही आने वाले हैं। और तालिका संबंधित क्वेश्चन, ये भी आपके 10 नंबर के आने वाले हैं। तो इस प्रकार आपका 100 नंबर का पेपर कंप्लीट होगा। इसमें 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी। तो जो क्वेश्चन आपको सिक्योर आते हैं वही आप क्वेश्चन करोगे, अन्यथा क्वेश्चनों को नहीं करोगे। तो शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट। आज से हम पर डे एक प्रैक्टिस सेट करेंगे, और आपको सिलेबस पर आधारित ही सभी क्वेश्चनों को एग्ज़ाम पैटर्न के आधार पर ही क्वेश्चनों को कराया जाएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो आंसर होगा इसका धोलावीरा। क्यों? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की है। लोथल की खोज RS राव ने की है। और सुतकोटा की खोज आपकी JP जोशी ने ही की है। धोलावीरा की खोज भी JP जोशी ने ही की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्या है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ये आपको क्वेश्चन है। सबसे प्राचीन वेद, आपके वेद कितने होते हैं, वेद होते हैं 4 वेद में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद होगा आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें 10 मंडल है और 1028 सूक्त है एवं 10,580 रचनाएं हैं। और सूर्य देवता का उल्लेख भी इसमें ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, महात्मा बुद्ध का जन्म, निर्वाण एवं ज्ञान की प्राप्ति किस दिन मानी जाती है। ये आपका आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा वैशाख पूर्णिमा। ये आप जानते हैं कि आपके सिलेबस में बौद्ध धर्म और जैन धर्म है, और बौद्ध धर्म का एक पवित्र दिन माना जाता है वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा। क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को हुई थी, और इन्होंने गृह त्याग वैशाख पूर्णिमा को किया था, और इनके जो शरीर पूरा हुआ था वो भी वैशाख पूर्णिमा को ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चीनी यात्री हेनसान ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। ये चीनी यात्री हेनसान, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में क्या किया, अध्ययन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, तो वो आपका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये आपके इतिहास से क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 5 ऐसे ही आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका चलेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। पहला क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया। वास्को डी गामा भारत कब आया, तो यह आपका आंसर होगा वास्को डी गामा भारत आए थे 1498 ईस्वी में, और ये कालीकट बंदरगाह पर आए थे। कालीकट बंदरगाह फिलहाल वर्तमान में आपका केरल में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम शासक कौन था, तो यह आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, मुर्शीद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 8 ये लिखा हुआ है, भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका आंसर होगा श्री राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगर क्वेश्चन ये आता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो भी आपका आंसर श्री राजगोपालाचारी ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1857 ईस्वी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को 1857 ईस्वी का क्रांति का संग्राम भी कहा जाता है। इसमें कहा कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। ये 1857 ईस्वी के विद्रोह के गवर्नर जनरल रहे उस समय के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, देखो इसके बारे में आप सभी जानते होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये आपका आंसर होगा 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका सी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर होगा ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन रहे? वह उमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11, निम्न में से कौन सी, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि भारतीय राज्य में से होकर जाने वाली कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती? मतलब क्वेश्चन आपका ये है कि भारत में को होकर जाने वाली रेखा कौन सी है? कर्क रेखा। वह कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? वह कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से होकर। कौन कौन से? ये ट्रिक होती है गमछा झार मित्र पर, 8 राज्य से। उनमें से कौन सा, इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होने वाला है उत्तर प्रदेश। क्यों? उत्तर प्रदेश से ये रेखा होकर नहीं गुजरती। आपकी ट्रिक फिर से लिख लेते हैं एक बार, गमछा झार मित्र पर। अगर आप ये ट्रिक याद रखते हो तो आपको वे 8 राज्य प्राप्त हो जाएंगे, वे 8 राज्य पता लग जाएंगे जो आपके जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। गै से क्या बनता है? गुजरात। मैं से क्या बनता है? मध्य प्रदेश। छः से बनता है छत्तीसगढ़। और झा से, पूरे झार से बनता है झारखंड। और मैं से बनता है मिजोरम। तय से बनता है त्रिपुरा। पै से बनता है पश्चिम बंगाल। और रै से बनता है राजस्थान। ये 8 राज्य है जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो इसमें से किससे कर्क रेखा नहीं होकर गुजरती? ऑप्शन नंबर आपका ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 ये लिखा हुआ है कि भारत में सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर आपको होने वाला है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये लिखा है कि खैबर का दर्रा कहाँ स्थित? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान में खैबर का दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 ये लिखा हुआ है कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? ऐसी कौन सी नदी है जो भारत की नदी है वो डेल्टा नहीं बनाती? तो आपका ऑप्शन नंबर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती। क्योंकि नर्मदा और ताप्ती क्या बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती, बल्कि गंगा, गोदावरी और महानदी डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि निम्न में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ये आपका क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी वह नदी है जो अरब सागर में जाकर गिरती है? तो आपका ऑप्शन नंबर होने वाला है बी, नर्मदा। क्यों? ये अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदी है। और कावेरी, गंगा और यमुना ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। अरब सागर में गिरने वाली नदी इसके अलावा लूनी, साबरमती, माही, ताप्ती और मांडली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपकी अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन। भारत में जीएसटी का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो उसका आंसर होगा विजय केलकर समिति। ये जीएसटी का सुझाव दिया था। अगर और ऑप्शनों की बात करते हैं, रंगराजन समिति ये गरीबी रेखा का निर्धारण करती है। सुवर्ण समिति ये आपके मौलिक कर्तव्य को बताती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें आपका आंसर होने वाला है MS स्वामीनाथन। अगर विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछा जाए तो विश्व में हरित क्रांति के जनक होंगे बोरलोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद बैंक का विलय। फिलहाल बैंक से बात करते हैं। बैंक फिलहाल वर्तमान में कितने बैंक बचे? वर्तमान में 12 बैंक है जिनका राष्ट्रीयकरण हो चुका है। 18 बैंक थे, 18 बैंक में से 6 बैंकों का विलय हुआ, जिसके कारण अब वर्तमान में 2020 से
कितने बैंक है? 12 बैंक है। अब देखते हैं कौन से बैंक का किस में विलय हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है कि इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक में हुआ, तो आपका आंसर होगा इलाहाबाद बैंक में किस बैंक का विलय हुआ, तो ये आपका आंसर हो। ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक में हुआ, तो ये हुआ इंडियन बैंक। कहने का मतलब जहाँ पर आपका इलाहाबाद बैंक था वहाँ से उस बोर्ड को हटा करके कौन सा बोर्ड लगा दिया गया? इंडियन बैंक का। इलाहाबाद बैंक को किस बैंक में विलय कर दिया गया है? इंडिया बैंक में विलय कर दिया गया है। अगर और क्वेश्चन पूछे जाए आपसे तो ये पूछा जा सकता है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया या ये ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय किस में किया गया, तो पंजाब नेशनल बैंक में किया गया। आंध्र बैंक का विलय किस में किया गया? जो यूनियन बैंक में किया गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब की गई, तो ये की गई आपकी 25 मार्च 2020। इसके तहत कोविड-19 में जो परिवार ग्रस्त हुए हैं उनको विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन योजना आयोग के स्थान पर नए संस्था का गठन किया गया। योजना आयोग के स्थान पर किस नई संस्था का गठन किया गया, ये आपका क्वेश्चन है, तो ये आपका आंसर होने वाला है नीति आयोग। जैसे कि आप जानते हो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था और इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग की बात करते हैं। योजना आयोग की अध्यक्षता या योजना आयोग का गठन किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और ये किया था सन 1985 ईस्वी में। और नीति आयोग का गठन किसने किया? वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब? 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग के तहत पंचवर्षीय योजना शुरू की जाती थी। अंतिम पंचवर्षीय योजना आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना रही जो आपकी 2012 से 2017 तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके चलते हैं भारतीय संविधान से आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चनों को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 ये लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों एवं उच्च न्यायालयों का उल्लेख किया गया है, तो ये आपका अनुच्छेद 240। विज्ञान के क्वेश्चन चलने वाले हैं। 5 क्वेश्चन चलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि C12H22O11 किसका सूत्र है, तो ये आपका सूत्र होने वाला है चीनी का सूत्र रासायनिक सूत्र होता है C12H22 और O11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 ये लिखा हुआ है कि ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती है, तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी वैद्युत चुम्बकीय तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दूध को संरक्षित रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो ये आपका आंसर होगा पाश्चुरीकरण। दूध की शुद्धता को किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से मापा जाता है। दूध को संरक्षित रखने के लिए कौन सी क्रिया अपनाई जाती है? पाश्चुरीकरण। क्या होती है पाश्चुरीकरण? दूध को 25 डिग्री सेल्सियस के ताप पर गर्म किया जाता है और फिर इसको ठंडा करके पैकेटों में करके मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है, जिससे दूध लगभग 5 दिन तक खराब नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 ये लिखा है कि कैल्शियम का स्रोत बताइए। कैल्शियम के प्रमुख स्रोत होते हैं, इनमें ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कैल्शियम का स्रोत पाया जाता है? आपका ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 ये लिखा हुआ है कि गेहूं का दाना क्या होता है? फल होता है, बीज होता है, या भ्रूण होता है, या आपका ग्लूम होता है, तो आपका आंसर होने वाला है गेहूं का दाना होता है बीज। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 31 से 35 तक प्रारंभिक गणित के जो 5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। यदि आपको इन क्वेश्चनों के सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल हम देखने वाले हैं इन क्वेश्चनों के आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। क्वेश्चन नंबर 31 आप इन्हें सोल्व करके वीडियो को पोज रोक करके देख सकते हैं। आंसर देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर ये लिखा हुआ है 10 संख्याओं का औसत कितना है? 6। यदि प्रत्येक संख्याओं को 12 से गुणा की जाए तो संख्या का नया सेट का औसत क्या होगा?
यदि ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तो औसत गुना कर दी जाती है। 12 6 कितना हो गया 72। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका होगा डी। और इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 ये लिखा हुआ है 50 का 860% 860 का 50% किसके बराबर होगा? तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 ये लिखा हुआ है कि 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो जाए? तो आपका आंसर होने वाला है इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन देखेंगे अगला, ये लिखा हुआ है कि 9 और 63 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतः विभक्त है परंतु 3 से विभक्त नहीं है? आपका आंसर होने वाला है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपको दिया है √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर को सरल करने पर क्या आंसर प्राप्त होगा? तो आपका आंसर होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर आपका। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और यदि आपको ये क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण पर आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 से 40 तक यह आप देखिए अच्छे प्रकार से आपको घटक दिया हुआ है जिसमें भोजन 45% है, अन्य 6%, शिक्षा 15%, ईंधन 9%, कपड़ा आपका 11% और किराया आपका 14%। इस पर आधारित पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिया 36वां, ये कह रहा है कि शिक्षा तथा भोजन पर किए जाने वाले खर्च का अनुपात पूछ रहा है। आपको शिक्षा देनी है, शिक्षा 15% है और आपको भोजन देना है 45% है। इनका अनुपात पूछ रहा है तो आप लिखेंगे 15 और 45, इसे डिवाइड करेंगे 15 किससे डिवाइड करेंगे 15 × 15 15 से कितना होगा 45, 1/3 तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला है? बी। इसी प्रकार सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, ये कह रहा है कि ईंधन के सापेक्ष किराए पर किया जाने वाला खर्च कितना है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी होने वाला है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ईंधन और कपड़े पर खर्चों को मिलाकर केंद्र में कितने डिग्री का कोण बनता है? आपसे कोण पूछा गया है तो कोण का आंसर होने वाला है इसका क्वेश्चन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर आपका ए 72 डिग्री का कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39, ये लिखा हुआ है कि यदि परिवार की कुल आय 20,000 रुपये है, परिवार की कुल आय कितनी है 20,000 रुपये, तो भोजन का कुल खर्च कितना होगा? तो आपका आंसर होने वाला है 9,000 रुपये। आप इसको सोल्यूशन करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40वां, ईंधन तथा भोजन में खर्च की गई धनराशि का अनुपात कितना होगा? तो आपका आंसर होने वाला है 1:5। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपको दिया गया 41 से 45 तक आपको पाई चार्ट दे रखा है। इस चार्ट के आधारित आपको क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है। तो जो आपको ये लाइनें वाली स्तंभ दिए गए हैं वो तो है व्यय और जो खाली स्तंभ दिया गया है वो क्या है? आपका आय। क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 41, ये लिखा हुआ है कि वर्ष 2000, देखो यहाँ पे दिए गए हैं आपको वर्ष और ये दिए गए हैं खर्च। वर्ष 2006 और 2007 के बीच के लाभ का अंतर कितना है? तो आपका आंसर होने वाला है 10 लाख रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, ये कह रहा है कि दिए गए वर्षों में कंपनी का औसत आय कितना है? तो 50 लाख रुपये होगा। कंपनी का लाभ किस वर्ष सर्वाधिक है? कंपनी का लाभ सबसे ज़्यादा किस वर्ष हुआ? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44वां, ये लिख रहा है कि वर्ष 2007 में कंपनी किस वर्ष के व्यय के बराबर है? तो आपका आंसर होने वाला है 2008, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45, ये लिखा है कि दिए गए वर्षों में कंपनी की औसत व्यय कितना खर्च है? तो आपका आंसर होने वाला है 31 लाख रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तालिका पर आधारित क्वेश्चन नंबर आपको 40 से 50 तक करना है। तालिका देखने में ध्यानपूर्वक। तालिका आपको दी गई है वर्ष और कार्य आपको 5 कार्य दी गई है ABCD और वर्ष दिया गया 2012, 13, 14, 15 और 16। ये क्वेश्चन है इसके क्वेश्चन नंबर 40 से और 50 तक। क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर आने वाला है वो आपको ऑप्शन नंबर होगा बी 41,000। आप सोल्यूशन करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर सी 50%। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर आने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए 196,000। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर आएगा 183:196 एंड क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री का कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 से 55 तक देखेंगे। आपको फिर से एक तालिका दी गई है जिसमें वर्ष और कार्य फिर से यही क्वेश्चन है आपको, बस आपके इसमें संख्याओं का चेंज किया गया है। क्वेश्चन को देखते हैं क्योंकि पहले क्वेश्चन में जो आपको दी गई थी कार्य आप देख सकते हो कार ए 2012 में 30 थी। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन को, कार ए है लेकिन 2013 में कितनी है 35 है। मतलब इस बार आपको 2013 से 17 तक दिया गया है और पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया था 2012 से 16 तक।
ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 212,000। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर आएगा 46,000। और क्वेश्चन नंबर 53 आप पढ़ ले एक बार, इसका ऑप्शन आगे है। ये लिखा है कि वर्ष 2013 और 2016 में उत्पादित सभी प्रकार की कारों का अनुपात कितना है। क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये 106:129। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर एक बार कंफर्म कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। एक बार आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर प्रैक्टिस करके जाए, क्योंकि ऐसा ही बेस आपका पेपर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, ये आपके आप चलिए सामान्य हिंदी क्वेश्चन नंबर 56 से 60 तक। इसमें आपके 5 क्वेश्चन होंगे जैसा कि सिलेबस में दिया गया है। पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 56 में, हिंदी का पहला क्वेश्चन होगा आपका, अन्वेक्षण की शुद्ध संधि बताइए। अन्वेक्षण का शुद्ध संधि रूप क्या होता है, तो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, अनु प्लस एषण। क्वेश्चन नंबर 57 ये लिखा हुआ है कि निम्न में से अनुमूलन का विलोम शब्द क्या है। विलोम शब्द का मतलब होता है विपरीत, उल्टा। अनुमूलन का मतलब होता है आपका विनाश या खत्म होना, समाप्त होना। और इसका विलोम शब्द होगा क्या, रोपण मतलब नया उगना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58, निम्न में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत बार ये गलती होती है, आपसे पूछा जाता है कौन सा नहीं है, आप बता देते हैं कौन सा है। तो उसमें आपका वृक्ष का जो पर्यायवाची है तरुण भी होता है, पादप भी होता है और साखी भी होता है। तो कौन सा नहीं होता है, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर विग्रह, जो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस मुहावरे या लोकोक्ति का अर्थ बताइए क्या होगा। तो देखो ऑप्शन ए, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, ये तो नहीं हो सकता। लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल जाता है, ये तो कोई बात ही नहीं की गई। दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, हो सकता है। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, ये ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60। ये लिखा है कि जानने की इच्छा रखने वालों को क्या कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं क्या, जिज्ञासु। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलता है अपठित गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। गद्यांश आपके इसमें 2 आने वाले हैं। पहला गद्यांश आप वीडियो को पॉज करके रोक के देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक। ये रहा इसका शेष गद्यांश का भाग, ये रहा। और क्वेश्चन अब आप शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 64 ये लिखा हुआ है कि अनुच्छेद के अनुसार किसे व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये लिखा है कि समान और संवेदनाओं की नैतिक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65। ये लिखा है कि महावीर बुद्ध और ये लिखा है कि क्राइस्ट नामक एवं गांधी जी को क्या समानता थी। इनमें समानता क्या थी, इनमें सभी में समानता थी कि सभी ने मानव कल्याण के बारे में सोचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका, ये गद्यांश नंबर 2 आपको ध्यान से देखिए, 1 मिनट के लिए पोस्ट करता हूँ। आपने गद्यांश पढ़ लिया होगा वीडियो रोक करके। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66। ये लिखा है कि पुस्तक का चयन किस आधार पर होना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयु वर्ग के आधार पर। क्वेश्चन अगला, छोटे बच्चे की पुस्तक के विषय में मुख्य रूप होना चाहिए। मुख्य रूप क्या होना चाहिए छोटे बच्चों की पुस्तकों में, तो दैनिक जीवन होना चाहिए, वीर
कि परिसीकरण इसमें नहीं होने चाहिए, राजा रानी की कहानी नहीं होनी चाहिए, नैतिक मूल्य, छोटा बच्चा है तो नैतिक मूल्य नहीं पहनता है, तो दैनिक जीवन में हो दैनिक जीवन में चलने वाली जो घटनाएं हैं वो भी आपकी करनी चाहिए। आप ये सब बच्चों को कैसे सबसे दोहराना चाहिए, बच्चों को कैसे सबसे दोहराने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है, तो ये मज़ेदार शब्द आएंगे। सीखने की प्रति व्यक्तित्व में पूर्णावृत्ति महत्व करती है, पढ़ने की कुशलता प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर 3। पुस्तक चुनते समय सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होता है? वैसे भी ये क्वेश्चन सबसे अच्छा है। पुस्तक चुनते समय सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होता है, तो आपका आंसर होने वाला है कीमत। मतलब आप कीमत देख के पुस्तक को नहीं देख सकते, आप इसे आगे वर्ग के आधार पर या सामान्य के आधार पर नहीं, ऑप्शन नंबर आपका ठीक से होगा। आपकी चलिए सामान्य इंग्लिश ये भी आपके क्वेश्चन को आपने क्या है, ये देखो ग्रामर के क्वेश्चन आपको तीन दिए गए हैं और आपको गद्यांश मतलब गद्यांश आपने दो क्वेश्चन दिए थे, इन क्वेश्चनों को आप देख सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 71 का आपका जो आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 72 का जो आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर ए, और क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर आने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी। ये आप पोज कर सकते हो, ये आपका गद्यांश और इसके क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये गद्यांश का शेष भाग है, इसका क्वेश्चन नंबर 74 का जो आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। एंड क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75 का क्वेश्चन नंबर होगा बी राइट आंसर। आगे ये आपके तर्क शक्ति पर आधारित बेस क्वेश्चन 5 क्वेश्चन होंगे, सिलेबस पर आधारित है। आपको कहा गया है कि तर्क शक्ति 5 नंबर की देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 76 ये लिखा हुआ है कि अर्थपूर्ण अथवा आपको क्रम में लगाने हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया है पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। ध्यान दें यहाँ क्रम से लगाओगे, ये आपका ग्रह संबंधित क्वेश्चन से आया गया है। क्या लिखा, सबसे पहले सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा होता है? बुध होता है, फिर बुध के बाद क्या आता है? शुक्र आता है, फिर क्या आता है? मंगल आता है, पृथ्वी आती है, फिर क्या आता है? मंगल, और फिर आपका बृहस्पति, और फिर अरुण, वरुण। इससे पहले आता है बीच में शनि। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला है? ऑप्शन नंबर आपका होगा डी पार्ट। क्यों? क्योंकि इसमें बुध सबसे पहले आएगा, फिर आएगा क्या? नंबर 3। नंबर 3 किसका होगा? बुध, और बुध के बाद क्या आएगा? एक मिनट रुकेंगे ज़रा, ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन कई ऑप्शन थोड़े कन्फ्यूजन वाले हैं, आप इसका सोल्यूशन मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका देखो अगर क्रम से चला जाए तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है पृथ्वी। सूर्य सबसे नज़दीक होता है सूर्य के, बुध मतलब 4 नंबर। फिर बुध के बाद क्या आता है? शुक्र 2 नंबर। फिर क्या आता है? पृथ्वी 1 नंबर। और फिर आता है आपका पृथ्वी के बाद क्या? पृथ्वी के बाद आता है मंगल। मंगल का नंबर होगा आपका क्या हुआ? 3rd नंबर। और फिर आपका होगा क्या? मंगल के बाद बृहस्पति, या आपका 5 नंबर। ये ऐसा कोई ऑप्शन इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। देखते हैं एक, ये आपको 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हाँ ठीक है ये दे रखा है, लेकिन इसमें आपको ये 3 हटाना होगा। ये अब आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया गया 77। ये लिखा है कि 5 मित्र MNOP तथा Q एक पंक्ति में एक ही दिशा में मुँह करके बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं है कि एक क्रम में हो। Q किसी छोर पर नहीं बैठता, मतलब फिक्स है कि Q एक किसी भी कोने पे नहीं बैठेगा। M किसी एक छोर पर बैठा है। O P तथा N के मध्य में बैठा है। N Q के ठीक पास नहीं बैठता। बताइए निम्न में कौन सा क्रम होगा? तो इसका आंसर आपको होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। आप सॉल्यूशन करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा कि एक चित्र की ओर इशारा करते हुए मीना कहती है कि मेरी माँ की सास के एक मात्र पुत्र का पुत्र है मीना। बताइए मीना का चित्र में व्यक्ति के साथ क्या संबंध है? तो आपका ऑप्शन नंबर होने वाला है ए बहन। निम्न में कौन सा असंगत है? पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस। ये सब क्या है? ये आपके नष्ट होने वाले पदार्थ है, लेकिन आपका सौर ऊर्जा नष्ट होने वाला पदार्थ नहीं है। नवीनकरणीय ऊर्जा ये होगी और ये आपकी नवीनकरणीय ऊर्जा नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आज से 2 दिन पहले रविवार था तो आज के 4 दिन बाद कौन सा वार होगा? तो आपका शनिवार होने वाला है। नेक्स्ट आपका पोर्शन चलने वाला है सामान्य जागरूकता। 10 नंबर के इसके क्वेश्चन आने वाले हैं। शुरू करते हैं सामान्य जागरूकता का पहला क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू होने वाला है। 10 क्वेश्चन इसके चलेंगे। रोम किस देश की राजधानी है? रोम किस देश की राजधानी है? तो आपके आंसर आने वाला है इटली। रोम की राजधानी इटली की राजधानी क्या है? रोम।
तो ये है युआन, चीन की मुद्रा है और फिलहाल में इसकी करेंसी बदल चुकी है, आप इसकी याद कर सकते हो। ये चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका आंसर आने वाला है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। गवर्नर जनरल मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन होने वाला है। यदि आपको ये गवर्नर जनरल पे स्पेशल वीडियो है तो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल वायसराय कौन थे, इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है ये आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर सी 5 जून। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और आपका 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, एड्स दिवस मनाया जाता है जो संक्रमित रोग होता है। और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो डी है 8 मार्च, ये जब 8 मार्च को मनाया जाता है महिला दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लिख रहा कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपे का मुख्यालय किस शहर को बनाया गया है? तो ये बनाया गया है वियतनाम को। नेक्स्ट, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर आने वाला है हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे, ये कानपुर क्या है? कानपुर में है आपका दलहन अनुसंधान केंद्र। और करनाल में क्या है आपका? डेयरी अनुसंधान केंद्र। राज्यसभा के सदस्यों का कार्य 6 वर्ष होता है। राज्यसभा स्थायी सभा होती है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। और राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88, निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल दिल्ली में स्थित है? दिल्ली मतलब होता है जहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। दिल्ली में कौन सा है ये आपको बताना है। तो आपको होगा लोक नृत्य क्या है? तो आपका आंसर करंट ये नियंत्रण नहीं कर पाई अपनी जनता पर या कोरोना काल पर। ये कोरोना वैक्सीन या कोरोना के कारण ही इन्होंने क्या किया, अपने पद से इस्तीफा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
को नष्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 397, निम्न में से इसे गूगल क्लाउड पार्टनर का दर्जा मिला। इन्फोसिस में क्या हुआ, अभी इन्फोसिस को मान्यता प्राप्त हो गई है किससे, गूगल से। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 98, ये लिखा है कि भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए किसे द कंट्री इन फोकस के रूप में चुना गया। तो आंसर आपका होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की फिल्मों का प्रदर्शन किया गया था 51वीं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 99, ये लिखा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर का सम्मेलन के अध्यक्ष बने आलोक शर्मा का संबंध किससे है, तो आपका आंसर होगा देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ये लिखा हुआ है कि निम्न में से हाल ही में अमेरिका के सीईओ कौन बने, तो आपका आंसर आने वाला है राज। ये भारतीय निवासी है, तो ये क्या बने, सूचना अधिकारी बने। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन हो चुके हैं 100 कंप्लीट। तो मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताइए। और पर डे हम एक प्रैक्टिस सेट अवश्य किया करेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता। इस प्रकार हम एग्ज़ाम तक 10 प्रैक्टिस सेट कर चुके होंगे। तो ये पर मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताइए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।